नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इस वक्त लोकसभा 2024 का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम का पहला चरण हो चुका है। 8 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में मतदान हो गया है। कुछ मिला जुला सा मामला नजर आ रहा है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है क्योंकि मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है। कई जगहों पर तो बड़ा चौंकाने वाला है और केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है। हद तो ये हो गई कि नागालैंड में 0 मतदान हुआ है। वहां लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया पूर्णतः। अब इसको क्या माना जाए? भारतीय जनता पार्टी की सफलता, भारतीय जनता पार्टी की विफलता, या फिर उनके प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है वो, या फिर अब लोगों को भरोसा नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी पर। इसके अलावा गठबंधन अलग खुश है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे जो दल हैं वो अलग खुश है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जैसे कि पहले 2 बार रह चुकी है। हम सीटें निकाल रहे हैं, हम सीटों पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा किया है। उत्तर प्रदेश में साइकिल खूब दौड़ी है। इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बीएसपी ने बहुत अच्छा किया है। अगर बीएसपी जीत नहीं भी पाएगी 1% को किसी सीट पर, तो उसने भारतीय जनता पार्टी का समीकरण डेफिनेटली खराब कर दिया है। ये सारी चीजें हो रही हैं, तो तरह तरह की बातें हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में, इन सारी बातों के बीच में एक बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने पक्ष में एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया, उस लाभार्थी वर्ग ने 2022 में इनको उत्तर प्रदेश में एकदम स्वीप करके जिताया। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें फैक्ट है। बल्कि 80 करोड़ लोगों को ये अनाज बांट रहे हैं, मुफ्त राशन, जिसमें गेहूं, चावल, चना, शुरू में तो इन्होंने रिफाइंड भी दिया था, नमक भी दिया था। और उसके बाद आप देखिए कि अब ये बाजरा दे रहे हैं। चावल और गेहूं की क्वांटिटी इन्होंने खत्म कर दी है, मतलब कम कर दी है, खत्म तो नहीं की, कम कर दी है। उसके बदले में बाजरा दे रहे हैं। पूरी सर्दियां निकल गई लेकिन तब बाजरा नहीं दिया, अब ये बाजरा बांट रहे हैं। साथ ही साथ जहां भी इनके कार्यकर्ता जाते हैं गांव में, जहां भी मतलब कैंपेनिंग करने के लिए, लोगों को मनाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, तो मोदी जी का नमक याद दिलाते हैं। मोदी जी का खाया हुआ नमक उनको याद दिलाने का काम ये लोग करते हैं, जिस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाया था कि नमक मोदी जी का नहीं है, उस पर टैक्स लगता है और वो टैक्स जनता देती है, वो नमक भी जनता का है। तो आप ये देखिए कि सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उस वर्ग को अपने कब्जे में किया है, क्या वो वर्ग इस बार भी मोदी का नमक अदा करेगा, या उनके साथ नमक हरामी करेगा, या हलाली करेगा, या उनको ठुकरा देगा, या उनको सबक सिखा देगा? किस तरीके का रिएक्शन करेगा ये वर्ग? आप ये देखिए कि किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, मैं आज उनको पढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना जो इनकी थी उसको ये पूरी तरीके से धरातल पर लाने में विफल रहे, वरना ये एक वर्ग और खड़ा कर सकते थे। इस तरीके की योजनाएं क्या वर्ग खड़ा करने के लिए होती हैं, या वास्तव में जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी राह, उनकी मुश्किलों को आसान करने के लिए होती हैं, या वर्ग खड़ा करने के लिए होती हैं? लाभार्थी वर्ग राशन पा रहा है, लेकिन उनकी जो आगे आने वाली नस्लें हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो क्या पा रहे हैं? क्या वो भी इसी तरीके से सिर्फ 5 किलो राशन के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी काट देंगे, या फिर जनता इस बार कुछ बदलाव करेगी? उसका मूड कुछ बदल रहा है क्या? परिस्थितियां कुछ बदल रही हैं? ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल मन में हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि मोदी राशन दे रहा है, कम से कम खाने को तो दे रहा है। तो
खाने को दे देने से क्या मतलब जिंदगी कट जाती है? मेरा ये सवाल तो हमेशा से ही रहा है। मैं तो किसी भी मुफ्त की चीज़ के हमेशा से ही विरोध में रही हूँ, किसी भी मुफ्त की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। और इतना राशन आप बाँट रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं आपने गरीबी कम कर दी है, आप दावे के साथ कहते हैं गरीबी से ऊपर पहुँचा दिया है आपने लोगों को, गरीबी की रेखा के नीचे अब जनता नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये 80 करोड़ लोगों को राशन किस खुशी में बाँटा जा रहा है, वो भी मध्यम वर्ग की जेब काट करके, निम्न मध्यम वर्ग की जेब काट करके। आपने देखिए जो अपर क्लास है उसको तो इतने पैसे की जरूरत नहीं होती है, उनके पास संसाधन है, उनके पास कमाई के जरिए है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास सुख सुविधा के साधन है। वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, वो अपना बेहतर इलाज करवा सकते हैं, उनके पास सब कुछ है। मध्यम वर्ग किसी तरीके से अपनी जिंदगी की गाड़ी को घसीट रहा है, और जो निम्न वर्ग है वो सिर्फ राशन के भरोसे कब तक जिएगा। उनके बच्चों को ना अच्छी शिक्षा मिल पाती है, ना बेहतर उनको इलाज मिल पाता है, ना उनकी महिलाओं के लिए कोई सुविधाएं हैं, ना उनके बच्चों के लिए है, ना उनके बुजुर्गों के लिए है, ना कोई पेंशन का आता पता है। तमाम लोग ऐसे हैं कि जो किसी भी तरीके की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पा पाते हैं। इसके अलावा कहने को तो ये भी कहते हैं कि हमने इतने करोड़ आवास दे दिए, इतने लाख आवास दे दिए, और हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आवास दे दिए, पेंशन बांट दी मतलब इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में अगर आपने कुछ दाने लोगों के सामने डाल दिए तो वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसे साबित होते हैं। कितने लोगों को इसका लाभ मिल पाता है, मैं उंगलियों पर अभी गिना सकती हूँ कम से कम 50 लोग जो कब से, खासतौर पर महिलाएं जो वृद्धा पेंशन के लिए भटक रही हैं, जो विधवा पेंशन के लिए भटक रही हैं, आज तक नहीं मिली। आयुष्मान कार्ड जैसी योजना का लाभ उनको दूर दूर तक नहीं। तो लाभार्थी वर्ग कौन सा है? लाभार्थी वर्ग वही है जो राशन पाता है, राशन पाने के एवज में वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दे आता है। इसी वर्ग ने इनको 2022 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जिताया था, वापस आए थे ये लाभार्थी। क्या वो लाभार्थी वर्ग इस बार भी उतना ही एक्टिव है? क्या वो लाभार्थी वर्ग इस बार भी इनको जिता करके लेके आएगा? जिस तरीके से ये बार बार कह रहे हैं 300 पार, अब की बार 300 पार। अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि अब की बार 300 नहीं 400 पार। तो 400 पार कराने में क्या यही लोग शामिल रहेंगे? क्या इन लोगों का बड़ा हाथ है इनको इस बार भी वापस लेकर के आने में? तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने में क्या इनका बड़ा योगदान रहेगा? बाकी जो चीजें हैं वो पहले राउंड से कुछ क्लियर हुई हैं। मतदाताओं में उदासीनता देखी गई, मतदाता घर से निकले नहीं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मुस्लिम मतदाताओं ने भी उदासीनता दिखाई, वो वोट देने उतने उत्साह के साथ इस बार नहीं निकले जितना कि हर बार निकलते थे। तो ये सारी चीजें किस ओर इशारा कर रही हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि जनता का जो विश्वास, जो भरोसा है वही बिल्कुल टूट गया है। किसी पर भी वो भरोसा नहीं करते। शायद उनको यही लगने लगा है हर उस नागरिक की तरह जो संवेदनशील है, जो थोड़ी बहुत दिमाग से सोचता है कि आप वोट किसी को भी दे आओ जाकर के, आना तो आफ्टर ऑल इन्हीं को है। ये किसी ना किसी तरीके से येन केन प्रकारेण करके जीत जाते हैं। बदलाव के लिए हर बार आदमी सोचता है, लेकिन नतीजे जब आते हैं तो बिल्कुल क्लीन स्वीप। ये चाहे आप 17 का चुनाव देख लीजिए, 19 का देख लीजिए, 22 का देख लीजिए, वो अब निराश हो चुका है मतदाता। उसको लगता है कि इस बार भी यही होगा, इसीलिए वो वोट देने ही नहीं निकला पहले चरण में। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी के तोते उड़ गए ये देख करके कि इतना कम परसेंटेज है। नतीजा चाहे जो हो, मैं कभी भी किसी की तरह भविष्यवाणी नहीं करती दूसरों की तरह कि वो इतने लाख से वहां उस सीट पे जीतेगा, वो इतने लाख से उस सीट पे हारेगा। कुछ नहीं कहा जा सकता, 50-50 का मामला है। कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सीट फंसी हुई है, बुरी तरीके से फंसी हुई है, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो कैराना हो, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो रामपुर हो, चाहे पीलीभीत हो। सभी जगहों पर सीट फंसी हुई है। इतनी आसान रहा इस बार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। जो लोग थोड़े संवेदनशील हैं, जो लोग जागरूक हैं, जो लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, जो चाहते हैं कि लोकतंत्र बचे, जो चाहते हैं कि संविधान बचे, वो लोग निकल करके वोट कर रहे हैं। लेकिन अब इनका वोटर खामोश रहा, किसका वोटर खामोश रहा? क्या विपक्ष का वोटर खामोश रहा?
क्या कुछ हुआ, ये तो खैर बाद में एनालिसिस होगा, क्योंकि जब चीजें खुलेंगी, जब वोट खुलेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज खुलेंगे, टाउन एरिया वाइज खुलेंगे, फिर बूथ के हिसाब से खुलेंगे, तब पता चलेगा कि कहाँ से किसको कितना वोट मिला है। वो सारी चीजें बाद में आएंगी, लेकिन पहला चरण बस कह सकते हैं कि कुछ मतलब मिला जुला सा रहा। उसको आप बिल्कुल ना तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कह सकते हैं, ना ही विपक्ष के पक्ष में कह सकते हैं, किसी के भी पक्ष में नहीं है। वो सब 50-50 जैसा है। हाँ, इतना जरूर है, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, लहर किसी की नहीं, चेहरा किसी का नहीं। उदासीनता है मतदाता में, बहुत ज्यादा उदासीनता है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव रहा है, उसमें अभी मेरठ वगैरह और ये सब होना अभी बाकी है। अभी पश्चिम में कुछ महत्वपूर्ण सीटें अभी बाकी हैं, लेकिन इधर जो हुआ उसमें लाभार्थी वर्ग जो है, मुझे लगता है कि उतनी बड़ी संख्या में, मतलब मुझे नहीं लगता कि जैसे बहुत ज्यादा लेने में कोई उनको बहुत इंटरेस्ट होगा, क्योंकि पश्चिम का इलाका संपन्न इलाका है, प्रोस्पेरिटी है यहाँ पर। है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राशन पा रहे हैं, राशन ले करके बेच दे रहे हैं, ले जा करके दुकानों में बिक रहा है सरकारी राशन। और जो सरकारी कोटेदार है वही अंगूठा लगा करके वही खरीद ले रहा है पैसे दे करके। ऐसी भी खबरें हैं। बुरा हाल है इस देश का, ये कभी नहीं सुधर सकता। इसे ना कोई मोदी सुधार सकते हैं, ना इसे कोई योगी सुधार सकते हैं, ना इसे कोई राहुल गांधी, ना अखिलेश, कोई नहीं सुधार सकता इसको। इस देश की गाड़ी बहुत बुरी तरीके से पटरी से उतरी हुई है, न जाने कब पटरी पर आएगी। बहरहाल हमारा काम समीक्षा करना है, आकलन करना है। तो ये चीज थी कि लाभार्थी वर्ग जैसे जैसे चरण बढ़ते चले जाएंगे पश्चिम से पूरब की तरफ को, वो ये लाभार्थी वर्ग वहां बढ़ता चला जाता है, बड़ी संख्या में है, संपन्नता कम है, गरीबी ज्यादा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत बुरा हाल है। तो क्या वो लाभार्थी वर्ग एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है, या करेगा पूरी तरीके से बहिष्कार? ये तो पता चलेगा 4 जून को, जिसे हम और आप डेफिनेटली मिल करके देखेंगे। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।